नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वैल्यूएशन। दोस्तों, वैल्यू एडिशन के आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या सरकार को ईपीएस 95 स्कीम कंप्लीटली खारिज कर देनी चाहिए और उसके जगह पर कोई ऐसी स्कीम लानी चाहिए जो मिनिमम पेंशन कंट्रीब्यूटर्स को गारंटी करता है। और दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में डिटेल तरीके से बताऊंगा कि किस तरह से मिनिमम पेंशन देते हुए एक अच्छी नई स्कीम लाना सरकार के लिए पॉसिबल है, क्योंकि सरकार ऑलरेडी वैसा कुछ कर रही है। अब दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ईपीएस 95 स्कीम जो है वो उन लोगों के लिए बंद हो चुकी है जो 1 सितंबर 2014 के बाद में जॉब पर लग चुके हैं और जिनकी बेसिक प्लस डीए जो है वो 15,000 से ऊपर है। लेकिन अभी भी उन लोगों के लिए ये स्कीम वैलिड है जिनकी बेसिक प्लस डीए जो होगी वो 15,000 से कम होगी और उन्होंने 1 सितंबर 2014 के बाद ज्वाइन किया था। लेकिन दोस्तों, ऐसे कई सारे लोग, कई सारे मतलब कई लाखों लोग हैं जिन्होंने 1 सितंबर 2014 के पहले स्कीम को ज्वाइन कर लिया था और उनकी सैलरी चाहे कितनी भी हो वो ईपीएस में वॉलंटरीली कंट्रीब्यूट कर सकते थे, उनको ये अलाउड था। लेकिन दोस्तों, ईपीएस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि ईपीएस जो मिनिमम पेंशन गारंटी करता है वो करता है सिर्फ और सिर्फ 1,000 रुपए की। और जो लोग ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं, मैं आपको बता दूं, मैक्सिमम लोगों को जो पेंशन आती है वो पेंशन 2,000 से 2,500, 3,000, 3,500 इस रेंज में आती है। इससे ऊपर दोस्तों उनको आती नहीं है। और जो लोग आगे जाकर रिटायर होने वाले, मतलब कि 2030 के बाद जो लोग रिटायर होंगे, उनकी भी पेंशन दोस्तों 4-4,500 से ऊपर नहीं बनने वाली, क्योंकि ईपीएस का जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह से फिट किया गया है क्योंकि वो आपको बहुत ज्यादा पेंशन देता नहीं है। तो दोस्तों, इसलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि भाई क्या सरकार को ईपीएस 95 स्कीम कंप्लीटली खारिज कर देनी चाहिए और उसके जगह कुछ ऐसी बेहतर स्कीम लानी चाहिए जहां पर सरकार बहुत अच्छी मिनिमम पेंशन गारंटी कर सके। तो दोस्तों, आज का वीडियो आखिरी तक जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत अच्छा एनालिसिस के साथ में एग्जांपल दे के ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश रहेगी कि अगर आज तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे सीनियर सिटीजन्स के हेल्प के लिए मैं बहुत अच्छा फाइनेंशियल कंटेंट लाता हूं जो उनको रिटायरमेंट की बाद की जो जिंदगी है वो बहुत सुकून से जीने में मदद कर सकती है। तो दोस्तों, ये चैनल आपके लिए बना है, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बना है, आपके फायदे के लिए बना है। तो आज तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखा हुआ है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे फिर से एक बार गुजारिश है कि आपने इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब जब हम ईपीएस की बात करते हैं तो हम सबको ये बात पता है कि ईपीएस में मेंबर वॉलंटरीली कंट्रीब्यूट करते हैं और जिन लोगों ने पहले से ईपीएस ज्वाइन कर रखा है, मतलब कि 1990 से या 2000 से ज्वाइन करके रखा है, तो अलग अलग स्लैब में उन लोगों ने कंट्रीब्यूशन किया हुआ है और उसके बाद उनको एक पेंशन बनती है फॉर्मूला के हिसाब से। लेकिन किसी रीजन से अगर फॉर्मूला के हिसाब से उनकी पेंशन 1,000 रुपए से कम बनती है तो मिनिमम पेंशन उनको दी जाती है 1,000 रुपए की। अब अगर आप देखेंगे कि पहली जो स्लैब ईपीएस ने रखी थी वो रखी थी 5,000 रुपए की, उसको बढ़ाकर दोस्तों उन्होंने स्लैब कर दी थी 6,500 की और फिर उसको बढ़ाकर 2014 से दोस्तों उसकी स्लैब कर दी थी 15,000 रुपए की। अब दोस्तों, इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे, जब स्लैब 5,000 रुपए की थी तब जो एक आदमी का कंट्रीब्यूशन जाता था ईपीएस में वो जाता था 417 रुपए का। जब स्लैब 6,500 की कर दी तो तकरीबन 572 रुपीज का दोस्तों कंट्रीब्यूशन यहां पर जाता था और जब स्लैब हो गई 15,000 रुपए की तो जो कंट्रीब्यूशन जाने लगा वो जाने लगा 1,250 रुपीज। अब दोस्तों, ये कॉन्ट्रीब्यूशंस दिखने में बहुत कम लगते हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे कि कितने साल तक इसकी कंपाउंडिंग होती रहती है, क्योंकि ईपीएस जो मिलती है वो आपको 58 ईयर्स से मिलती है और अगर एक कंट्रीब्यूशन का अगर कंपाउंडिंग अगर आप देखेंगे तो अच्छी खासी पेंशन आपकी बननी चाहिए। लेकिन दोस्तों, जो मिनिमम पेंशन ईपीएस गारंटी करता है वो करता है सिर्फ और सिर्फ 1,000 रुपीज की। अब चलिए हम किसी और एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि क्या सरकार कोई ऐसी स्कीम चला रही है जहां पर इससे ज्यादा की पेंशन दी जा रही है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा एनपीएस पेंशन फॉर ट्रेडर्स। अब दोस्तों, ये जो एनपीएस पेंशन सरकार चलाती है फॉर ट्रेडर्स, ओके, ये उन लोगों के लिए जो सेल्फ एम्प्लॉयड है या जिनकी छोटी मोटी दुकानें, शॉपकीपर्स है, रिटेलर्स है, ऐसे लोगों के लिए। मतलब कि दोस्तों, ये लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं आते, ये लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं। अब इस स्कीम में अगर आपको ज्वाइन करना है तो आपका जो एनुअल टर्नओवर होगा वो 1.5 करोड़ से कम का होना चाहिए। मतलब कि जो भी सामान आप बेचते, जो भी आप सेल्स करते हैं, वो 1.5 करोड़ से कम का होना चाहिए। अब दोस्तों, मैं एक अंदाजा लगा के चलता हूं कि जो भी आदमी शॉपकीपर होगा और अगर 1.5 करोड़ का टर्नओवर कर रहा हो तो
कम से कम दोस्तों 5% का तो प्रॉफिट कमा रहा होगा, आइडियली इससे ज्यादा ही कमा रहा होगा, 10 से 15% कमा रहा होगा, पर मैं पकड़ के चलता हूं कि कम से कम 5% प्रॉफिट कमा रहा होगा, तो कम से कम 7.5 लाख रुपए तो दोस्तों वो व्यक्ति कमा रहा होगा, ऐसा मेरा एक अंदाजा है। अगर कोई मैक्सिमम रेंज में, हो सकता है कोई इससे कम की रेंज में भी हो, मतलब कि अगर कोई व्यक्ति सालाना प्रॉफिट 7.5 लाख तक कमा रहा है मैक्सिमम, तो दोस्तों वो इसका एलिजिबल होना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, प्रॉफिट से इसका लिंक नहीं है, इसका लिंक है टर्नओवर से, 1.5 करोड़ से। अब दोस्तों उसके लिए कंट्रीब्यूशन चार्ट सरकार ने बनाया, जो मैं आपको अभी स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। अब यहां पर अगर आप देखेंगे, हम एक ऐसे व्यक्ति का सैंपल लेते हैं कि जो भाई 30 साल का। अगर कोई व्यक्ति 30 साल की एज में इस स्कीम को ज्वाइन कर लेता है, तो उसको जो कंट्रीब्यूट करना है वो करना है सिर्फ और सिर्फ 105 रुपए। और क्योंकि वो 105 रुपए कंट्रीब्यूट कर रहा है, सरकार भी उसमें और 105 रुपए कंट्रीब्यूट करेगी। और ये व्यक्ति अगर 60 साल तक हर महीने 105 रुपए कंट्रीब्यूट करते जाएगा, सरकार भी उसके लिए 105 रुपए कंट्रीब्यूट करते जाएगी, और एंड में 60 साल की एज में इसको जो पेंशन मिलेगी वो पता है कितनी मिलेगी? वो मिलेगी पूरी 3,000 रुपए की। और इस स्कीम में हर वो व्यक्ति ज्वाइन कर सकता है जो रिटेलर है, शॉपकीपर है, सेल्फ एम्प्लॉयड है और 18 से 40 साल के बीच में है। मतलब कि कम से कम 20 साल की कंपाउंडिंग तो होनी चाहिए, तभी सरकार आपको 3,000 रुपए की पेंशन देगी। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहां पर सिर्फ और सिर्फ 210 रुपए का कंट्रीब्यूशन, मतलब सरकार का और इंडिविजुअल का मिला के 210 रुपए का कंट्रीब्यूशन होता है। इसमें सरकार 3,000 रुपए की पेंशन गारंटी करती है। तब दोस्तों ये जो स्कीम मैंने आपको बताई, ये उन लोगों के लिए थी जो सेल्फ एम्प्लॉयड थे या दुकानदार थे, खुद की दुकान चलाते थे। लेकिन क्या ऐसी स्कीम उन लोगों के लिए है जो लेबरर है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में? तो दोस्तों उनके लिए भी एक स्कीम है जिसका नाम है प्रधानमंत्री श्रमिक मानधन योजना। अब उसका स्ट्रक्चर दोस्तों सिमिलर है एनपीएस फॉर ट्रेडर्स के साथ। अगर आप देखेंगे उसमें भी अगर कोई व्यक्ति कहीं पर लेबर है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, दिहाड़ी का मजदूर है, कहीं पे कोई आईएमए की तरह काम कर रहा है, कोई लेबर प्यून की तरह काम कर रहा है, तो दोस्तों उन सबको भी यहां पर कवर किया गया है। अब उसकी जो एज लिमिट है वो फिर से 18 to 40 के बीच में आपको ज्वाइन करना है, और जब आप 60 इयर्स के हो जाएंगे तो आपको 3,000 रुपए की पेंशन यहां पर गारंटीड की जाएगी। और इसके लिए आपको कंट्रीब्यूशन कितना करना है? तो दोस्तों ये जो चार्ट मैंने आपको पहले भी दिखाया था, सिमिलर चार्ट दोस्तों उनको भी करना है कि अगर आप 18 इयर्स की एज में ज्वाइन करते हो तो आपको अराउंड 72 रुपीज पर मंथ ज्वाइन कॉन्ट्रीब्यूट करना है। अगर आप 30 साल की उम्र में ज्वाइन करते हो तो आपको तकरीबन 105 रुपए करना है। एज के हिसाब से ये कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ते जाएगा, वाजिब है क्योंकि कम टाइम मिलेगा कंपाउंडिंग को। लेकिन दोस्तों 30 साल की उम्र में अगर कोई व्यक्ति ज्वाइन करता है और 30 साल तक कंट्रीब्यूट करता है 105 रुपए, सरकार भी उसके लिए 105 रुपए डालेगी और एंड में उसको 3,000 रुपए की पेंशन यहां पर गारंटीड होगी। अब दोस्तों एक और पेंशन योजना है जो अटल पेंशन योजना के नाम से चलती है, और ये भी दोस्तों अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स के लिए है। अब इसमें थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन बढ़ जाता है, लेकिन पेंशन भी अच्छी खासी मिल सकती है। अब ये पेंशन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये हमारे ईपीएस से ऑलमोस्ट सिंक्रोनस हो जाती है, क्योंकि जितना कंट्रीब्यूशन हम ईपीएस में करते हैं उसके बराबरी का कंट्रीब्यूशन दोस्तों यहां पर किया जाता है। इसमें भी आपको 18 to 40 के बीच में ज्वाइन करना और आपको हर महीने कंट्रीब्यूट करना है। और हर महीने अगर दोस्तों एक 30 साल का व्यक्ति है, अगर वो हर महीने 577 रुपीज के आसपास दोस्तों कंट्रीब्यूशन कर सकता है, मतलब कि 570 रुपए के आसपास का कंट्रीब्यूशन कर सकता है, तो सरकार उसको 60 साल की एज में 5,000 रुपए की पेंशन दे सकती है। अब दोस्तों हम यहां पर बात कर रहे हैं 5,000 रुपए की। इसके पहले की जो हमने दो पेंशन देखी उसमें 105 रुपए लेकर सरकार ने कितनी पेंशन दी थी? सरकार ने दी थी 3,000 रुपए की पेंशन। लेकिन अब जब हम बात कर रहे हैं अटल पेंशन योजना की, तो इसमें अगर 577 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूट कर दिए जाए तो यहां पर सरकार आपको 5,000 रुपए की पेंशन गारंटी करती है। और हम जब ईपीएस की बात कर रहे हैं तो ईपीएस में जो स्टार्टिंग कंट्रीब्यूशन लोगों ने 1990s में दिया होगा वो था 417 रुपए। उसके बाद अगर कोई सर्विस में कंटिन्यू रहा तो उसने दिया 572 रुपए, और उसके बाद 2014 के बाद भी अगर कंट्रीब्यूशन में रहा तो दोस्तों उन्होंने कितना कंट्रीब्यूट किया है? 1250 रुपए। अगर आप क्यूमुलेटिवली देखेंगे, अगर कोई व्यक्ति 30 साल की एज तक सर्विस करता है, मतलब कि किसने अगर 2000 में ज्वाइन किया होगा और 2030 तक कंट्रीब्यूट करेगा, तो ऑन एन एवरेज अगर आप देखेंगे तो 800-850 रुपए का पेंशन तो दोस्तों कंट्रीब्यूशन तो उसका पर मंथली होगा, क्योंकि कभी उसने 470 रुपए दिए होंगे, कभी उसने 572 रुपए दिए होंगे और कभी वो 1250 रुपए देने वाला है। तो ऑन एन एवरेज अगर आप उसका कंट्रीब्यूशन 30 साल की ड्यूरेशन का देखेंगे तो वो 700 से 800 रुपए का
होगा। और ऐसे व्यक्ति को जो स्कीम गारंटी करती है पेंशन, वो कितनी करती है पता है मिनिमम पेंशन? ईपीएस सिर्फ और सिर्फ उसको 1000 रुपए का पेंशन गारंटी करता है। और अगर उसके कंट्रीब्यूशन के हिसाब से भी बनाए तो मैं आपको बता दूं उसकी पेंशन कभी भी 4-4.5 से ऊपर की नहीं बनती है, क्योंकि फॉर्मूला ही ऐसा है। लेकिन वहीं पर जो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ 577 कंटिन्यूअसली दे आ रहा, कोई इंक्रीमेंट नहीं कर रहा है, उसको सरकार गारंटी करती है 5000 रुपए। और सरकार से जब ये पूछोगे आप कि ऐसा क्यों होता है, ये डिस्क्रिपेंसी क्यों है, तो सरकार बताती है कि भाई क्योंकि वो एक डिसएडवांटेज सेक्शन है, क्योंकि उनकी कंट्रीब्यूशन की कैपेसिटी कम है, सरकार अपने तरफ से कुछ पैसा डालती है और वहां पर सरकार पेंशन बढ़ाकर उनको दे सकती है। लेकिन जो ऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हैं, सरकार का ऐसा विचार है उनके लिए कि भाई जो ऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हैं वो ऑलरेडी अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, तो उनसे कंट्रीब्यूशन लेकर उनको बहुत ज्यादा पेंशन देने की जरूरत क्या है, जितना भी दे रहे उतना सफिशिएंट है। और दोस्तों पता है ये सब क्यों आता है? दिस इज ऑल अबाउट वोट बैंक पॉलिटिक्स। वेलफेयर योजना तो है ही, मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ईपीएस भी एक वेलफेयर योजना है, अटल पेंशन योजना भी एक वेलफेयर योजना है, एनपीएस फॉर ट्रेडर्स भी एक वेलफेयर योजना है। लेकिन वेलफेयर योजना का जो देखने का नजरिया सरकार का वो अलग अलग है, क्योंकि इसमें वोट बैंक पॉलिटिक्स छुपा हुआ। जो फॉर्मल सेक्टर का एम्प्लॉय है दोस्तों, वो एक्चुअली वोट डालने जाता नहीं, बहुत कम लोग, मतलब आप देखेंगे 60% लोग भी वोट डालने नहीं जाते, और इसीलिए सरकार इनके ऊपर ध्यान नहीं देती। लेकिन जो इनफॉर्मल सेक्टर का, अनऑर्गेनाइज सेक्टर का जो लेबर है, वो एक्चुअली कायदे से वोट करने जाता है। अगर आप उस सेक्टर का एक लेबर क्लास का अगर आप देखेंगे, या एक रिटेलर क्लास, शॉपकीपर क्लास का देखेंगे, आप देखेंगे ये लोग बिल्कुल 90% लोग कम से कम वोटिंग करने जाते हैं, और इनके लिए कोई ना कोई वेलफेयर स्कीम बनाना, उसको सपोर्ट करना सरकार के फायदे का हो जाता है। लेकिन अगर लॉजिक से देखा जाए, कि अगर फाइनेंशियल कंस्टेंट के हिसाब से देखा जाए, तो भाई अगर आप 105 रुपए का कंट्रीब्यूशन लेके उस पे सरकार और 105 का, मतलब कि टोटल 210 रुपए के कंट्रीब्यूशन पे सरकार 3000 रुपए का पेंशन गारंटी कर सकती है। तो भाई तकरीबन जब 700-800 रुपए का कंट्रीब्यूशन आ ही रहा है, इसमें सरकार को डालने की भी जरूरत नहीं है, तो फिर आप यहां पर 3000 का मिनिमम पेंशन क्यों नहीं गारंटी कर सकते? अगर 577 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूशन में अगर 5000 रुपए की पेंशन अटल पेंशन योजना में सरकार दे सकती है, तो भाई ईपीएस में तकरीबन 700-800 रुपए का जो एवरेज पेंशन, एवरेज कॉन्ट्रीब्यूशन मेंबर का आ रहा है, तो इस पे 5000 रुपए का मिनिमम पेंशन क्यों नहीं दिया जा सकता? ये क्वेश्चन एक्चुअली सोचने लायक है। और इसीलिए वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि क्या सरकार को ईपीएस स्कीम को पूरी तरह से खारिज कर देने की जरूरत है। अगर ईपीएस को पूरी तरह से खारिज करके सिमिलर स्कीम अटल पेंशन योजना के टाइप की अगर लाई जाए, तो वहां पर एक्चुअली सरकार 5000 रुपए दे सकती है। और देखिए, जो लोग ऑलरेडी 1 सितंबर 2014 के पहले ज्वाइन कर चुके हैं और जिनकी तनख्वाह 15,000 से ज्यादा है, मैं मानता हूं कि वो थोड़े से अपर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास में आते होंगे, या और जिनकी तनख्वाह 15,000 से कम है, जो आज भी ईपीएस के मेंबर है, वो थोड़े से डिसएडवांटेज सेक्शन में आते हैं। तो भाई उनको डिसएडवांटेज ही समझो, क्योंकि 15,000 रुपए महीने से कम अगर कोई कमा रहा है, तो भाई बहुत अच्छा नहीं कमा रहा, भले ऑर्गेनाइज सेक्टर में हो, तो भाई उसके लिए 5000 रुपए की पेंशन क्यों नहीं डाली जा सकती सरकार की तरफ से? ये मेरा यहाँ पर सवाल है। और इसीलिए उन लोगों के लिए भी ईपीएस का जो स्कीम है वो सेंस नहीं बनाता। उनके लिए तो फिर बहुत अच्छा होगा कि अटल पेंशन योजना में पैसा डालना शुरू कर दे, क्योंकि 15,000 से कम अगर कोई कमा रहा है तो बहुत अच्छा नहीं कमा रहा, वो एक्चुअली डिसएडवांटेज सेक्शन है और उसको भी सपोर्ट की जरूरत है। और वहां अगर उसको 5000 रुपए की पेंशन गारंटी हो जाती है तो वो बहुत अच्छा माना जाएगा। तो जिस तरह से ईपीएस में मिनिमम पेंशन बढ़ाने का जो एजिटेशन चल रहा है 7500 प्लस डीए का, तो सरकार अगर वो नहीं दे सकती तो कोई बात नहीं, हम समझते इस बात को कि फाइनेंशियल बर्डन सरकार के ऊपर आ सकता है, लेकिन 5000 रुपए की पेंशन यहां पर दी जा सकती है, कम से कम 3000 की तो दी जा सकती है, क्योंकि सरकार ऑलरेडी ऐसी स्कीम चला रही है। तो सरकार को जरूरत है कि ईपीएस स्कीम को स्क्रैप कर दिया जाए, किसी के लिए भी लागू ना किया जाए, और उसके जगह अटल पेंशन योजना टाइप की कोई स्कीम लाए, ताकि हर किसी को कम से कम 5000 रुपए की पेंशन तो दोस्तों यहां पर गारंटी हो सके। अगर दोस्तों आपको अगर मेरे व्यूज सही लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे लोग मेरे से सहमत हो कि भाई मैं जो बता रहा हूं वो सही बता रहा हूं, तो उसका फीडबैक दोस्तों मैं जानना चाहूंगा। हो सकता है बहुत सारे लोग मुझसे असहमत हो, वो मुझसे एग्री नहीं करते, तो दोस्तों उन लोगों ने भी डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताना चाहिए, क्योंकि दोस्तों हम जब इस तरह का विचार कमेंट बॉक्स में डालते हैं तो एक स्पार्क लगता है, और उससे दोस्तों मुझे भी आइडिया आता है कि नया वीडियो किस तरह का बनाया जा सकता है। आपकी सोच के अगले वीडियो में दोस्तों उस तरह के पॉइंट्स भी कवर किए जा सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू दिखी है तो जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, ताकि उनकी जिंदगी में भी एक छोटा सा वैल्यू एडिशन हो सके। तो दोस्तों अगर आज तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपके हित का
का वीडियो मैं आप बनाता हूं, फाइनेंशियल सेंस दिखाने के लिए दोस्तों मैं वीडियो बनाता हूं, फाइनेंशियली गाइड करने के लिए वीडियो बनाता हूं, और जहां मुझे लगता है कि मैंने आवाज उठानी चाहिए आम जनता के लिए, तो दोस्तों वहां पर मैं आवाज भी उठाता हूं। और दोस्तों जो आवाज आपके फायदे के लिए उठ रही है उसको आपने डेफिनेटली सपोर्ट करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और ये सपोर्ट आप किस तरह से दिखा सकते हैं? इस चैनल को सब्सक्राइब करके दिखा सकते हैं, इन वीडियोस को लाइक करके दिखा सकते हैं, यहाँ पर कमेंट करके दिखा सकते हैं, तभी दोस्तों ऐसा कंटेंट यहाँ पर YouTube प्रमोट करता है। तो दोस्तों चलिए जल्दी मिलेंगे एक नए डिस्कशन के साथ, एक नए वैल्यू एडिंग कंटेंट के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब करते रहिए हमारा चैनल वैल्यू एडिशन। धन्यवाद।